हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल। दिस इज़ योर फ्रेंड गौरव शर्मा। और जैसे कि आप वीडियो का टाइटल देख रहे हैं कि हाउ दे गॉट मार्टायर्ड, सो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। जो हमारे वीर सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए हैं उसके बारे में हम जानेंगे, और वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ हुई थी उसके बारे में भी जानेंगे। सो दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी। सो लेट्स गेट इन द वीडियो। देखिए, ये वो आर्टिकल है जिसके बेसिस पे मैं आपसे बात करूँगा। ये आर्टिकल प्रिंट का है और ये 17 जून को पब्लिश हुई थी, जिस दिन ये झड़प हुई थी उसके बाद ये पब्लिश हुई थी। तो इस आर्टिकल में उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि वहाँ पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो मैं इस आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप प्लीज़ उसे जाके पढ़िए ताकि और आपको अच्छे से समझ में आ सके। सो द स्टोरी लाइन इज़ लाइक दिस। देखिए, जो मंडे मॉर्निंग को जैसे लोग बोल रहे हैं कि 6 तारीख को जो बायलैटरल टॉक्स हुए थे उसके बेसिस पे चाइना को अपने टेंट्स हटाने थे वहाँ से, बट इनफैक्ट मंडे को भी ये सारा जो बायलैटरल टॉक्स हुआ था कर्नल संतोष बाबू और चाइनीज़ काउंटर पार्ट के बीच में। उसके बाद लेट इवनिंग को वो अपने पेट्रोल टीम के साथ गए पॉइंट 14 पे, जो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है वहाँ पे गए। और उन्होंने वहाँ पे चेक करने के लिए बेसिकली गए थे कि उन्होंने अपना सारा जो तंबू वम्बू जो भी उनका टेंट था वो हटाए हैं कि नहीं वहाँ से। बट जब वो वहाँ पे गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो टेंट उनका लगा हुआ है अभी भी। सो द सीओ जो कर्नल संतोष बाबू हैं उन्होंने उन्हें कहा, अपने मेन को कहा कि प्लीज़ इसे हटा दो क्योंकि ये तो अब चाइनीज़ सोल्जर जा चुके हैं। बट वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड थे क्योंकि उन्हें पता था कि शाम के टाइम पे जो जो भी कंपनी जो हमारे तरफ आएगी पेट्रोलिंग करते हुए, हम उस पर अटैक करेंगे। एज इट इज़ सेड इन मेनी आर्टिकल्स, बहुत सारे आर्टिकल उसके बाद पब्लिश हुई जो जिन्हें पढ़ने के बाद हमें यही लगता है कि वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड थे। क्योंकि आपको पता होगा कि LOC पे हम तो गोलियां चला नहीं सकते, ना इधर साइड से ना उधर साइड से। तो ऐसे में उनके पास बैटन होना, द स्टिक जो जिसके ऊपर जो आयरन नेल लगे हुए थे विथ, और वो बार्ब्ड वायर से बिल्कुल लपेटे गए हुए थे। तो इन सब चीज़ों से देख के लगता है, उनके पास स्टोन्स थे तो ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड थे। तो जैसे कि वो प्रिपेयर्ड बैठे हुए थे वहाँ पे, तो जब सीओ ने अपने मेन को ऑर्डर दिया कि प्लीज़ इस टेंट को हटा दो, जब वो हटाने लगे देन द फ्यू सोल्जर्स, जो पहले बहुत ही कुछ सोल्जर्स उन पे अटैक कर दिए। जिसके बाद हमारे ट्रूप्स ने भी बैकअप के लिए बुलाया, तो बैकअप भी पहुंची। और इतने ही टाइम में जो चाइनीज़ थे वो थोड़ी दूर पे जो थे वो भी सारे आ गए, एंड दे ब्रॉट दोज ऑल द इक्विपमेंट्स विद देम। जो इनिशियली फाइट हुई थी वो तो धक्का मुक्की हुई थी, बट जब चाइनीज़ सोल्जर और आए एज अ बैकअप तो उन्होंने वो सारा जो इक्विपमेंट्स था लेके आए, और आफ्टर दैट दे स्टार्टेड टू हिट द इंडियन सोल्जर्स। और मैं आपको दिखाऊंगा कि इंडियन की कैजुअलिटी 20 कैसे हुई। जैसे कि आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स जो उधर से अटैक हुआ उससे उनकी डेथ नहीं हुई। उनकी डेथ तो और बाकी बहुत सारे कारण थे। जैसे कि अगर आप उस पॉइंट को देखोगे तो जो चाइनीज़ थे वो ऊपर की तरफ बैठे हुए थे और इंडियंस जो थे वो नीचे से चढ़ाई करते हुए उस पेट्रोलिंग पॉइंट तक गए थे। तो जब धक्का मुक्की हुई तो देखिए, अब जब नीचे से ऊपर की ओर होते हैं तो अगर किसी एक को भी धक्का लगता है तो उसका असर बाकियों पे भी पड़ता है। तो ऐसे ही हुआ, जब किसी एक के ऊपर झड़प हुई तो द चाइनीज़ वेयर इन द स्ट्रैटेजिक पोजीशन, वो ऊपर थे। और जब वॉर होता है तो ऊपर वालों को ज़्यादा फायदा होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो इंडियन सोल्जर्स थे वो लुढ़क के या फिर चोट लगने के बाद बेहोश होके वो नीचे जो गलवान रिवर और शायोक रिवर जो बहती हैं नीचे, जो नीचे मैं आपको मैप में दिखाऊंगा अभी कि वो कैसे बहती हैं, तो जो वहाँ पे बहती हैं उसकी वजह से वो उनमें गिर गए। और बहुत सारों के जो बॉडीज़ थे वो सुबह में रिकवर हुई, और जिसकी वजह से बहुत सारे जो सोल्जर्स थे हमारे वो हाइपोथर्मिया, जो एक क्या कंडीशन है, जो जब बॉडी की जो मिनिमम टेम्परेचर है जीने के लिए उससे भी कम हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन को हम हाइपोथर्मिया बोलते हैं, जो कि बहुत कॉमन है उस एरियाज़ में, बिकॉज वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कम हो जाता है रात के टाइम पे। और जब वो ठंडे पानी में गिर गए तो जिसकी वजह से उनकी बॉडीज हाइपोथर्मिया की वजह से उनकी बहुत सारी हमारी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। ठीक है, सो ऐसे में जो कैजुअलिटी हुई हमारे, वो बहुत ही उनकी जो बॉडीज़ थी वो सुबह जाके रिकवर हो पाई, बहुत सारे लोगों की बॉडीज़। ठीक है, तो जो स्पेशली जो कर्नल संतोष बाबू थे उनकी बॉडी तो नेक्स्ट मॉर्निंग ही रिकवर की गई, वो भी जो पानी के अंदर से। बिकॉज आप अगर उस गलवान एंड शायोक रिवर को वहाँ पे देखिएगा तो उनकी डेथ ज़्यादा नहीं है। तो जब हमारे सोल्जर्स जब पानी में गिरे तो उनके जो सर में चोट लग गई, वहाँ पे जो पत्थर थे जो उस नदी के अंदर, और बहुत सारे जवान की बॉडीज़ तो कई किलोमीटर दूर तक बह के भी चली गई थी, ऐसा बहुत सारे आर्टिकल्स ने लिखा है। सो अब हम डिस्कस करेंगे कि चाइना और इंडिया के बीच में जो एग्रीमेंट्स हुए हैं बहुत सारे, वो किन किन एग्रीमेंट्स को तोड़ा है।
ठीक है, हम ये भी अब हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। सी, अगर आप इस मैप में देखेंगे तो आप, अगर मैं इसे जूम इन करूँ आपके लिए, तो देखिए ये है पेट्रोलिंग पॉइंट 14, ये है जस्ट यहाँ पे, ठीक है। उसके नीचे है पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और ये पूरा गलवान वैली है। अगर मैं आपको जस्ट सेकेंड, देखिए इस पॉइंट को अगर मैं जूम इन करके दिखाऊं आपको, तो ये है पॉइंट 14 यहाँ पे, ये है पॉइंट 15 और ये पूरा पूरा गलवान वैली है, ठीक है। तो जो मेन लड़ाई हुई है, जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं, वो पॉइंट 14 पे हुई है और यहाँ से ही हमारा जो दौलत बेग ओल्डी रोड क्रॉस करता है, ये बिल्कुल यहीं पे है और इसी रोड से चाइना को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, डेडिकेटेड वीडियो है, आप प्लीज़ उसे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट इनटू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए ये देखिए, ये है बिल्कुल, आपको इसको देखने से बिल्कुल पता चलेगा कैसे स्टीप चढ़ाई थी और हमारे सोल्जर्स कहाँ पे पोजीशन थे। तो अगर मैं इसको जूम इन करूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि नीचे गलवान एंड सायोक रिवर बह रही है और अगर आप और अच्छे से देखो तो ये है पेट्रोलिंग पॉइंट 14, ये यहाँ पे है पेट्रोलिंग पॉइंट 14, ये एरिया। और बेसिकली हमारे जवान जो थे पेट्रोलिंग करते हुए ऐसे जा रहे थे और जो चाइनीज़ ऊपर में थे बैठे हुए, जिसकी वजह से हमारे जवानों को ज़्यादा कैजुअलिटीज़ उठानी पड़ी है। अभी तक चाइना की तरफ से नंबर ऑफ़ कैजुअलिटीज़ का कंफर्मेशन नहीं आया है, बट एज़ पर यूएस इंटेल रिपोर्ट, यूएस के जो इंटेल रिपोर्ट है उन्होंने बताया है कि कम से कम 35 कैजुअलिटीज़ हुई हैं। तो इसमें 35 जो है ये डेथ नहीं है, इसमें जो चाइनीज सोल्जर जो इंजर्ड हुए उनका भी नंबर्स इनमें इंक्लूड किया गया है, बट चाइना की तरफ से इसका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज़ नहीं किया गया है। आपको मैं बता दूँ तो ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में हम डिस्कस करें कि इंडिया और चाइना के बीच में जो एग्रीमेंट्स हुए हैं वो क्या क्या एग्रीमेंट्स हैं एज कंसर्न्ड ऑन एलएसी के कंसर्न में जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जब फर्स्ट एग्रीमेंट हुआ था 1993 में, और उस एग्रीमेंट के हिसाब से नो एक्टिविटीज ऑफ इधर साइड शैल ओवरस्टेप द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इफ एनी पर्सनल क्रॉसेस दिस दे हैव टू पुल बैक इमीडिएटली आफ्टर कॉशन्ड बाय अदर साइड। इसके हिसाब से कोई भी देश या इंडिया या चाइना वो एक दूसरे के टेरिटरी में नहीं जाएगा, एलएसी को क्रॉस नहीं कर सकता है। और अगर क्रॉस कर भी लेता है तो अगर जो सामने वाला जो अदर साइड है, उन्होंने जब वो कॉशन करेंगे तो उन्हें वापस आ जाना है। तो इस एग्रीमेंट का तो उन्होंने बिल्कुल सा बहुत ही रूडली वापस नहीं गया है। अब आते हैं हम 1996 पे। 1996 का एग्रीमेंट क्या कहता है? नाइदर साइड शुड ओपन फायर और कंडक्ट ब्लास्ट ऑपरेशन विद इन 2 किलोमीटर ऑफ एलएसी। एलएसी के 2 किलोमीटर दोनों साइड कोई भी जो सेना है या फिर पीएलए हो या फिर इंडियन आर्मी, कोई भी ब्लास्ट ऑपरेशन नहीं कर सकती है, ठीक है। और इसी का अगर इम्प्रूवमेंट हम देखेंगे तो 2013 में जो हमारा एग्रीमेंट हुआ उसमें क्या किया गया कि अगर दोनों पार्टी जो है दे बोथ साइड शुड नॉट फॉलो और डू पेट्रोल्स और टेल पेट्रोल्स ऑफ इधर साइड इन एरिया वेयर देर इज़ नो कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। तो इसके हिसाब से कि कोई भी पार्टी अगर कोई पेट्रोल कर भी रहा है तो जो अदर पार्टी है वो उस पेट्रोल को फॉलो नहीं करेगा, इसके हिसाब से ये कहा गया है। और ख़ासकर उन जगहों पे जहाँ पे कॉमन अंडरस्टैंडिंग अभी तक एलएसी को लेके नहीं बनी हुई है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डिस्प्यूटेड एरिया में जहाँ पे भी अगर कोई पेट्रोल कर भी रहा है तो दूसरा पार्टी उसे फॉलो नहीं कर सकता है। और अगर मैं आपको 1990 जो 6 का एग्रीमेंट है उसके मैं और डिटेल में बताऊँ तो अगर हमें, जैसे कि इसमें तो कहा गया कि कोई भी ब्लास्ट या कोई भी एक्सरसाइज या फिर कोई भी ऑपरेशन 2 किलोमीटर के अंदर में नहीं करना है। और अगर आप करना भी चाहते हैं लाइक मॉक ड्रिल या फिर फायरिंग रेंज में जो फायरिंग करते हैं तो उनका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होना चाहिए एलएसी की तरफ, मतलब एलएसी की तरफ उसका पॉइंट नहीं होना चाहिए, वो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। दिस वाज द एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जो कि चाइना ने इसे बिल्कुल रूदली इसे बिल्कुल डिसोबे कर दिया है कि हम इसे नहीं मानेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो हमारे हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी ने पंचशील जो ट्रीटी साइन की थी उस समय के चाइनीज़ सरकार और इंडिया के बीच में, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बिकॉज जो पंचशील जो माना जाता है उसे माना जाता है कि अगर ये 5 प्रिंसिपल्स अगर कोई भी कंट्री, नॉट इवन चाइना एंड इंडिया, अगर कोई भी कंट्री से फॉलो करे तो वर्ल्ड में कभी भी लड़ाई नहीं होगा, कभी भी वॉर की सिचुएशन राइज ही नहीं होगी। सो हम इसके बारे में देखें कि इसमें पॉइंट्स क्या क्या है। तो
तो पंचशील में फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट वॉज अ पीस एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन 28 अप्रैल 1954। इंडिया एंड चाइना अगर मैं बोल रहा हूँ तो उस समय इंडिया के तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। तो आपने बहुत बार सुना होगा कि जो पंचशील है उसे बहुत ही तवज्जो दिया जाता था इंडिया एंड चाइना के रिलेशनशिप के बीच में, बट फिर भी देखिए 1954 में ही ये ट्रीटी साइन हुई और उसके जस्ट 7 साल के बाद ही, मतलब 6 7 8 साल के बाद ही चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया। तो 8 साल के बाद ही चाइना ने इस ट्रीटी को तोड़ दिया। सो आप सोच सकते हैं कि चाइना का जो टेंडेंसी रहा है इंडिया को बिट्रे करने का, अब तो इंडिया को ये बात समझनी ही पड़ेगी कि हम चाइना पे कभी भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी हम इस पंचशील के जो मेन पॉइंट्स है उसको देखेंगे। देखिए, द फर्स्ट पॉइंट सेज म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफ ईच अदर टेरिटरी, इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। हम एक दूसरे की जो टेरिटरी है उसका रिस्पेक्ट करेंगे, उसकी सॉवरेनिटी को हम रिस्पेक्ट करेंगे और इंटेग्रिटी को भी हम रिस्पेक्ट करेंगे। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, हम एक दूसरे पे कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे। अगर कोई झड़प भी होती है तो हम इसे पीसफुली बैठ के सुलझा सकते हैं। थर्ड, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल मैटर, हम किसी के इंटरनल मैटर में कभी दखल अंदाजी नहीं देंगे। देखिए, इस पॉइंट पे इंडिया कितना इसे प्रतिबद्ध है। हांगकांग में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इंडिया ने कुछ नहीं कहा। ताइवान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इंडिया ने कुछ नहीं कहा। इवन इन WHA मीटिंग जब ताइवान को रिप्रेजेंट करने की बारी आई तो इंडिया ने बहुत ही दबे शब्दों में कहा कि हाँ ठीक है, ताइवान को भी मिलना चाहिए। या फिर अगर ओरिजिन का बात किया जाए तो इंडिया जो है बिल्कुल भी चाइना के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करता है। और इसे ही चाइना इंडिया की क्या बोलते हैं, डरपोक, मतलब इंडिया को इसीलिए डरपोक समझता है कि इंडिया तो हमसे डरता है। लेकिन अब आप चाइना की तरफ से देखिए, चाइना, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि चाइना ने किस तरह से कश्मीर का मुद्दा अपने आर्टिकल, ग्लोबल टाइम्स के आर्टिकल में उठाया था। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया किस तरह से प्रतिबद्ध है अपने ट्रीटी को लेकर, बट चाइना उसे हमेशा तोड़ता रहता है, ठीक है। एंड द फोर्थ पॉइंट सेज इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स, हम लोग एक दूसरों को बराबरी से देखेंगे और ऐसा हम एग्रीमेंट करेंगे फ्यूचर में ताकि एक दूसरे का बेनिफिट्स हो, ना कि दूसरे को घाटा हो। दैन फिफ्थ इज पीसफुल को एग्जिस्टेंस, हम एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे। तो अगर आप इस पांचों पॉइंट्स को देखें तो दिस पॉइंट इज़ नॉट वैलिड फॉर इंडिया एंड जस्ट फॉर इंडिया एंड चाइना। अगर कोई भी देश, या US एंड जापान, या फिर पाकिस्तान एंड इंडिया, या फिर कोई भी देश, या फिर आप पैलेस्टीन एंड इसराइल, किसी भी देश का अगर हम देखेंगे, अगर ये पांचों पॉइंट्स को वो फॉलो करते हैं तो देयर विल बी नो वॉर, देयर विल बी नो कैजुअलिटी ऑफ एनी अदर साइड। तो सो दिस पंचशील वॉज नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं, एक मॉडल मानते थे उस टाइम पे कि अगर इसको हम फॉलो करेंगे तो पूरे दुनिया में कोई वॉर नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी फेमस पिक्चर इन विच आप देख सकते हैं कि उस समय के जो इस समय के प्राइमियर जू इलियानी, जो प्राइमियर, हम जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री होते हैं वहाँ पे प्रीमियर होते हैं, और उस समय के प्रीमियर थे जूहू इलियानी, ये हैं जूहू इलियानी। और उस समय के जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के जो माओ जेडोंग, ये हैं हमारे जो उनके क्या बोलते कर्ता धर्ता माना जाते थे, वही ये हैं माओ जेडोंग, और ये हमारे नेहरू जी। तो ये कब की पिक्चर है, ये है 1954 की, और ये बीजिंग में जब हमारे प्रधानमंत्री गए थे उस वक्त की है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि कैसे मतलब पांचों पॉइंट्स इसमें भी लिखे हुए हैं कि पंचशील किस सिद्धांतों पे काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब वही नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ के बारे में, तो इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल हैज़ सेड एज पर US इंटेल रिपोर्ट्स 35 कैजुअलिटीज़ ऑफ चाइनीज साइड। ये US के इंटेल रिपोर्ट पे बेस्ड है, ठीक है, ओके। अब इंडिया हैज़ रिपोर्टेड 20 ऑफ इंडियन आर्मी पर्सनल मार्टेड, इंडिया ने कहा है कि हमारे 20 आर्मी के पर्सनल्स जो हैं वो वीरगति को प्राप्त हुए हैं। एज पर चाइना is concerned, they have always blamed for hiding their data as casualties of 1962 wars given in 1994। तो ये चीन की बहुत पुरानी आदत है कि वो अपने कैजुअलिटीज़ को छुपाता है, क्योंकि अब आप देखें 1962 के वॉर के समय जो कैजुअलिटीज़ हुई थी उसके डाटा जो है उन्होंने 1994 में जाकर रिलीज़ किया, ठीक है, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स के बाद, 3 डिकेड्स, ठीक है, ओके। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप अपने दिल को छोटा ना कीजिए कि इंडियन आर्मी वहाँ पे हार गई क्योंकि चाइना की तरफ से तो कोई नहीं मरा होगा, बिकॉज चाइनीज़ आर्मी तो बैटन से मारी है, हम तो निहत्थे थे।
तो ऐसा मत समझिए, इंडियन आर्मी इज़ गुड डूइंग देयर बेस्ट एंड व्हाट दे कैन डू। अभी तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है, उन्होंने फ्री हैंड दे दिया है इंडियन आर्मी को, सो नाउ यू विल गेट मोर गुड न्यूज़ रादर देन दिस न्यूज़। तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो ये देखिए, ये हिंदू का आर्टिकल है उसी दिन का, कि जिसमें इसमें लिखा हुआ है कि जो वायलेंट क्लैश इंडिया एंड चाइना के बीच में हुआ है, उसमें चाइनीज़ के 35 ट्रूप्स की कैजुअलिटी होने के चांसेस हैं। इट इज़ नॉट कंफर्म्ड बट चांसेस हैं एज पर यूएस इंटेल रिपोर्ट। ठीक है, अब ये देखिए, ये एएनआई का ट्वीट है। एएनआई इज़ वेरी रेप्यूटेड मीडिया पोर्टल। सो इन्होंने इस कैजुअलिटी का नंबर 43 बताया है। तो इट इज़ नॉट कंफर्म्ड येट। जब तक चाइनीज़ अपने ट्रूप्स के कितने लोग मरे हैं, जब तक वो खुद से आधिकारिक तौर पे उसे नहीं डिस्क्लोज करेंगे, तब तक ये कंफर्म नहीं होगा। तो अलग अलग मीडिया पोर्टल्स इसे अलग अलग नंबर बता रही है, बट ये तो श्योर है, दिस इज श्योर शॉट, कि चाइना का कैजुअलिटी इंडिया से तो ज़्यादा ही हुआ है। ठीक है, क्योंकि जो यूएस का जो इंटेल रिपोर्ट है, उसका एक महत्व है पूरे वर्ल्ड में। तो वो अपने इंटेल रिपोर्ट ऐसे ही नहीं पब्लिश कर देंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं, तो आपको ये अश्योर रहना पड़ेगा कि चाइनीज़ आर्मी के जो जवानों की क्षति हुई है, वो इंडियन आर्मी से तो ज़्यादा है। ठीक है, ओके, लेट्स गेट इनटू द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट स्लाइड। सी, अब ये है चाइना के जो ग्लोबल टाइम्स के जो एडिटर हैं, ये चीफ एडिटर हैं। तो उन्होंने क्या कहा है कि हम अपने चाइनीज़ नंबर इसलिए नहीं रिलीज़ कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि चीन में भारत के लोगों के प्रति एक गुस्सा वाली भावना आ जाए। ठीक है, या फिर भारत के लोगों में चीन के प्रति गुस्सा वाली भावना आ जाए, क्योंकि अगर चीन का डेथ टोल ज़्यादा हुआ तो चीन के लोगों में गुस्सा आएगा, क्योंकि जैसे हम लोग अभी गुस्सा कर रहे हैं। अगर चीन के लोगों में कम है तो भारत के लोगों में ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। तो उन्होंने लास्ट में क्या है कि दिस इज़ अ गुडविल फ्रॉम बीजिंग। ये एक गुडविल का एक तरीका है, ये हमारा गुडविल है कि हम नंबर्स को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना वो माइंड गेम खेल रहे हैं, वो साइकोलॉजिकल वॉर कर रहे हैं हमारे साथ। सो दे आर वेरी मच कैपेबल इन दिस। वो बहुत ही सक्षम है अपने आप में, क्या बोलते हैं उसे, ऐसे वॉर करने में। ठीक है, सो अब देखिए, अब चाइना का कनिंगनेस देखिए कि उन्होंने पूरा का पूरा इल्ज़ाम है, उन्होंने सीधे तौर पे भारतीय सेना के मत्थे मढ़ दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि लद्दाख फेस ऑफ चाइनाज फॉरेन मिनिस्ट्री ब्लेम्स इंडिया फॉर डेलिबरेटली प्रोवोकिंग बॉर्डर क्लैश। मतलब यहाँ पे उनका कहने का मतलब है कि इंडियन आर्मी गई वहाँ पे और उन्होंने जाके उन्हें प्रवोक किया कि आप हमसे लड़िए। तो समझ सकते हैं कि चाइना की पॉलिसी क्या है कि पहले गलती करो और उसका सारा इल्ज़ाम दूसरे के साइड पे दे दो, दूसरे के मत्थे मढ़ दो। ठीक है, तो लेकिन इसके अगेंस्ट में हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी अपने जवाब दिए हैं, और उन्होंने बहुत ही साफ और कड़े शब्दों में कहा है कि चाइना को इसका भुगतान करना पड़ेगा इन द नियर फ्यूचर। द चाइना हैव टू बेयर द ब्रंट ऑफ द करेंट सिचुएशन। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप। अब इंडिया को थोड़ा सा ऑफेंसिव होना चाहिए, क्योंकि बहुत हो गया डिफेंसिव पॉलिसी। ठीक है, सो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट स्लाइड। सी, अब हम बातें करेंगे कि इंडिया क्या कर सकता है ऐसे सिनेरियो में, क्योंकि अब ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिनेरियो पहली बार हुआ है कि हमारे जवान एलएसी पे शहीद हुए, वो भी इतने बड़े नंबर में, एक बार में 20 जवान। सो ख़ास तौर पे इंडियंस में तो बहुत गुस्सा भरा पड़ा हुआ है। मैं अपने कलीग से भी बात किया, मैं अपने दोस्तों से भी बात किया, तो उनसे तो यही जानने को मिला कि उनके अंदर काफ़ी गुस्सा भरा पड़ा है। लेकिन अब इस गुस्से को हमें एक सही मायना देना, एक रास्ता दिखाना है कि हाँ, हम अब ऐसे ये करेंगे तो चाइना को हिट होगा। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग इज़ इंडिया हैव टू बी एग्रेसिव ऑन इंटरनेशनल फोरम। इंटरनेशनल फोरम चाहे आप यूएन ले लो, या फिर जो रशिया और चाइना और इंडिया का मीटिंग होने वाला है वो ले लो, जो कि अभी हाल ही में कंफर्म हुआ कि हाँ होगा ये मीटिंग। चाहे आप एसएचओ की मीटिंग ले लो, चाहे आप आसियान देशों की मीटिंग ले लो। ऐसे जगहों पे, मतलब जो भी इंटरनेशनल फोरम है, वहाँ पे इंडिया को थोड़ा एग्रेसिव तो होना ही पड़ेगा, बिकॉज अब वो टाइम आ चुका है कि अब इंडिया अपनी डिफेंसिव पॉलिसी छोड़ दे। सेकेंड थिंग इज़ इंडिया शुड स्पीक अबाउट पीपल इन तिब्बत। जो तिब्बत में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में इंडिया को अब बोलना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में जो मानहानि हो रही है, सॉरी नॉट इन इंडिया, जो तिब्बत में मानहानि की जो हमारी खबरें आ रही हैं, ये बहुत ही
दयनीय है। और इंडिया में दलाई लामा जो एग्ज़ाइल में अपने गवर्नमेंट चलाते हैं, उन्होंने बहुत बार कहा है कि जो इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट है बॉर्डर को लेके, वो होता ही नहीं कभी, क्योंकि जो इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट है वो तो एक्चुअली तिब्बत और इंडिया के बीच का बॉर्डर है, ठीक है, वो तो चाइना कभी था ही नहीं। तो अगर इंडिया तिब्बत को रिकॉग्नाइज करता है तो ये बॉर्डर का क्लैश हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया ऑफ दलाई लामा जी। सो इंडिया शुड टेक रिस्क, मतलब इंडिया को थोड़ा सा तो अब चांस लेना ही पड़ेगा कि हम तिब्बत के बारे में बात करें। चाहे आप देख लीजिए पंचन लामा जी जो हैं, जो 25 साल से गायब हैं। पंचन लामा, अगर मैं आपको बता दूं तो जो नेक्स्ट दलाई लामा होंगे उनको हम उसका जो नॉमिनेशन होता है, उसकी जो चूजिंग होती है, उसे हम वो बचपन में ही हो जाती है और उसे हम बोलते हैं पंचन लामा। और जो वो पंचन लामा होता है उसे हम बिल्कुल उसे तिब्बतियन जो मॉन्स्ट्री वहाँ पे होती है उसको बिल्कुल सबसे सेपरेट रखा जाता है, उसे अलग ही कोचिंग दी जाती है। तो जो पंचन लामा जो थे वो 6 साल के थे तब उन्हें रिकग्नाइज़ किया गया कि वो अगले दलाई लामा होंगे, और उसी समय चीन ने उसे एब्डक्ट कर लिया। और आज 25 साल हो गए हैं और पंचन लामा का कोई अता पता नहीं है। तो अब इंडिया को बोलना पड़ेगा कि वेयर इज़ पंचन लामा, ठीक है। द थर्ड थिंग इज इंडिया शुड स्पीक अबाउट उइगर मुस्लिम ह्यूमन राइट वायलेशंस। जो उइगर मुस्लिम है, जो टर्किश जो थोड़ा सा टर्किश होते हैं, बेसिकली वो टर्की समुदाय के हैं, लोग हैं, तो उनके बारे में भी बोलना पड़ेगा कि जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहे हैं उनके खिलाफ चाइना में, तो उनके खिलाफ भी अब आवाज़ उठाने की ज़रूरत आ गई है, क्योंकि इन्हीं सब फ्रंट है जहाँ पे चाइना को इंडिया बेनकाब कर सकता है, ठीक है। द फोर्थ थिंग इज़ ओपनली स्पीक अबाउट ऑन गोइंग प्रोटेस्ट इन हांगकॉन्ग। हांगकॉन्ग के प्रोटेस्ट के बारे में आप बोलना चाहिए। रेस ताइवान इशू, ताइवान की इशू उठा सकते हैं। एंड डेवलप फ्रेंडशिप विद कंट्रीज लाइक वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस। जो साउथ चाइना के चारों तरफ जो चाइना से सताए हुए देश हैं, अब उनके साथ इंडिया को फ्रेंडशिप अपनी बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप वियतनाम को देखें तो वियतनाम को इंडिया ब्रह्मोस एंड आकाश मिसाइल्स बेचने वाला था, लेकिन अब पता नहीं कहाँ से प्रेशर आया, क्या बातें हुई, इंडिया गवर्नमेंट ने उसे बिल्कुल नकार दिया, बोला कि हम ऐसा कोई डील नहीं कर रहे हैं, इट इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना का कितना प्रेशर पड़ता है इंडिया के ऊपर कि उन्होंने ये बिल्कुल न्यूज़ को फेक कर दिया कि नहीं ये रूमर था। तो इट इज़ वेरी बैड थिंग एंड इंडिया शुड अब तो एक स्टैंड लेना चाहिए। जैसे पाकिस्तान को चाइना यूज़ कर रहा है हमारे खिलाफ, हम वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया को यूज़ कर सकते हैं चाइना के खिलाफ। एंड द फोर्थ थिंग इज़ द वैलेट पावर ऑफ इंडियंस। इट्स नॉट अबाउट इंडियन आर्मी, इट्स नॉट अबाउट इंडियन गवर्नमेंट, इट्स अबाउट वी इंडियंस। जो वैलेट पावर है हमारा, जो सोनम वांगचुक जी बोलते हैं कि इंडियन आर्मी तो बुलेट पावर से जवाब देगी ही, इंडियन को वॉलेट पावर से जवाब देना है। सो वी शुड बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। एंड मेरा मानना ये है कि हाँ ठीक है, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो हैं कम दाम में मिलते हैं, बट उनकी क्वालिटी भी बहुत ही ख़राब होती है, ठीक है। तो आप या तो अच्छी चीज़ें खरीदें या तो आप नहीं खरीदें। अगर आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है, अगर आपके पास कम पैसे हैं, तो प्लीज़ वेट, आप वेट कर लीजिए, आप थोड़ा और पैसे जमा कर लीजिए और आप एक अच्छा सामान खरीदिए जो नॉट मेड इन चाइना हो, ठीक है। और जब ऐसा होगा, आप किसी भी दुकान में जाओ तो आप एक बार जो वहाँ का दुकानदार है उसे कहो कि क्या ये इंडियन मेड प्रोडक्ट है, तो उससे क्या होगा कि जो दुकानदार होगा उसके दिमाग में क्लिक करेगा कि अब इंडिया में लोग जो हैं वो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स चाहते हैं। तो जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है उसकी सप्लाई भी बढ़ती है। इट इज़ अ वेरी कॉमन अंडरस्टैंडिंग। तो जब डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बढ़ेगा। तो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप जब भी किसी दुकान में जाएं, आप कुछ भी खरीदें तो आप एक बार इंटीमेट कर दें दुकानदार को कि हम अब इंडियन मेड प्रोडक्ट्स ही खरीदेंगे। ओके, सो दिस इज़ द न्यूज़। जो एक न्यूज़ है जिसे पढ़ के मुझे काफ़ी खुशी हुई कि इंडिया चाइना बॉर्डर रो ट्रेडर्स बॉडी CAIT रिलीज लिस्ट ऑफ 500 चाइनीज़ आइटम टू बी बॉयकॉटेड। अगर आप चाहोगे तो मैं इसका भी लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसे भी जाके पढ़ सकते हैं। बेसिकली जो काउंसिल है ट्रेडर्स का, उन्होंने 500 ऐसे चाइनीज़ आइटम का लिस्ट आउट किया है कि जिसे हम बॉयकॉट कर रहे हैं। उन्होंने अल्टीमेटम कह दिया कि हम करेंगे, वो करेंगे नहीं, हम कर रहे हैं, ठीक है। ओके, दिस वॉज द फोटो ऑफ द डे इन द ताइवान टाइम्स। और ये बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ, वो हर पोस्ट पे, हर इंडियन मीडिया पोर्टल पे इसे दिखाया गया। एंड दिस फोटो रियली मेड मी वेरी हैप्पी।
एंड इन दिस आप देख सकते हो कि इंडियन जो लॉर्ड रामा है हमारे, वो ड्रैगन को कैसे मार रहे हैं। और उन्होंने बहुत ही अच्छा लिखा कि वी कॉन्कर एंड वी किल, हम पहले कब्जा करेंगे और उसके बाद हम उसे ख़त्म कर देंगे। ओके, सी सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में कुछ जानने का मौका मिला है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको जो भी कुछ जानने को मिला है उसे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं आप वो भी मुझे बता सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज हम इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डेली बेसिस पे लाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।